स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। कल जो हमने समझाया था आपको, आज उसी को हम लिखेंगे, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुखी होंगे, अच्छे होंगे और लिखने के लिए भी रेडी होंगे, है ना। तो लिखना चालू कर दीजिए। मैं लिखाता हूँ, एक एक से आराम आराम से लिख लेना, है ना। तो कल जो हमने समझा था उसको एक एक से आराम से हम उसके बारे में लिखेंगे, है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है ना। नेक्स्ट, हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हिंदी एक भाषा है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, हाँ? नेक्स्ट, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है? कल पढ़ाया था वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। क्योंकि इनसे ही अर्थ निकलते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। आराम से, कोई भी शब्द समझ में नहीं है, गलती कर रहे हो तो शब्दों के सार्थक समूह को भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं, क्योंकि इनसे ही अर्थ निकलते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को भी वाक्य कहते हैं, है ना। हिंदी भाषा में वाक्य से छोटी इकाई, कल हमने सीढ़ियां चढ़ी थी एक एक करके, उसी को लिख रहे हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती कल।
हिंदी भाषा में वाक्य से छोटी कोई उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। हिंदी भाषा में वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है ना। ध्वनि, साउंड। कल कितनी बार हो रहा था है ना। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। पदबंध से छोटी इकाई को पद या शब्द कहते हैं। ये निशान दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला, इसे या कहते हैं। या इसे पद भी बोल सकते हैं और शब्द भी बोल सकते हैं। पद या शब्द कहते हैं, है ना। आ गया समझ में। अगर कल का लेक्चर अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी मुझे, है ना। मौखिक रूप से बोली गई भाषा ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। और वहीं अगर इसे लिख दिया जाए, इसको लिखित रूप दे दिया जाए तो क्या हो जाता है? परंतु उसे लेखबद्ध कर दिया जाए तो वर्ण या अक्षर ये ध्वनि और वर्ण या अक्षर, है ना। लेखबद्ध करके तो ध्वनि वर्ण या अक्षर हो जाते हैं। मौखिक रूप से बोली गई भाषा ध्वनि कहलाती है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लिख लेना आराम आराम से। थोड़ा इनमें समझ लें, कल मैंने उदाहरण देकर समझा दिया है आप लोगों को कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं ना। जैसे हमने राम शब्द लिखा है ना, तो र अलग हो गया, इसमें बड़े आ की मात्रा, म अलग हो गया, छोटा अ लिखा हुआ है ना। तो राम में कितने वर्ण हो गए?
4, कितने हो गए? 4 वर्ण, है ना। इतना जो हमने कल समझाया था वो तो समझ में आ गया होगा, उसी को हमने लिख लिया। अब हम आगे वर्णमाला की भी परिभाषा लिखेंगे, है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में 2 आधार माने जाते हैं। कितने आधार माने जाते हैं वर्णमाला में? 2 आधार माने जाते हैं, है ना। जो कल बताया था मैंने आपको, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। आप सभी लोग लिख लेना, ऐसा मत समझना कि नहीं लिखना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखनी है। लिखना भी अपन को अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ना। अगला, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं। जिसमें से 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन है ना। क्या है? 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है ना। स्वरों में से हमने किसको हटा दिया? स्वरों में से तो ऋषि ये हटा दिया है ना। और व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को हटाकर क्या हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं, जिसमें से 10 स्वर है अपने, है ना। कितने स्वर हैं? 10, 35 व्यंजन है। इनमें से हमने स्वरों में से तो ऋषि को हटा दिया है और व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया है ना। एक बार नोट कर लो इसे अच्छे से।
कितने हैं लेखन की दृष्टि से? 52। लेखन की दृष्टि से 52 माने गए हैं। 12 स्वर, 2 अयोग वार। ये तो अपने स्वर हो गए ना 13। कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। 25 स्पर्श, 25 स्पर्श व्यंजन। और भी बताया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो, यर अलावा स स स ह, है ना, क्षत्रज्ञ ह, ये कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ, ऊष्मी, संयुक्त। कितने हो गए? 13, है ना। 13 स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्मी हो गए, 4 संयुक्त हो गए, 2 अपने द्विगुण भी बताए थे मैंने, है ना, 2 द्विगुण। ये हमारे लेखन की दृष्टि से, है ना, क्या लेखन की दृष्टि से कितने माने गए? 52 माने गए, है ना। कितने? 52 माने गए हैं। और अगर देखा जाए मुद्रण के आधार पर, है ना, हिंदी वर्णमाला में मुद्रण के आधार पर कितने माने गए? 55 वर्ण माने गए, है ना। यहाँ पे लिख लेना, है ना, वर्ण बोल तो दिया था मैंने, लेकिन ऐसा हो गया। अब इनमें ये तो सारे रहेंगी, देखो 52 तो ये हो गए, हमको 3 बढ़ाने हैं। अब 3 कौन कौन से बढ़ाने हैं? एक तो 2 बोलते हैं अपन, एक विद्यालय वाला बोलते हैं, एक ये वाला, है ना। 3 ये बढ़ाए जाते हैं इसमें, है ना। तो मिला के कितने हो गए? 55 हो जाते हैं ये। 52 पहले के प्लस 3 ये हो गए, 55 हो जाते हैं, हाँ? लिख लो। एक कल आपको ये बताया था मैंने, ऑफिस वाला, है ना, ऑफिस में लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्ण है, जिसे हम आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं, या गृही स्वर। बोलते हैं या मानते हैं, कुछ भी। ऐसा भी लिख सकते हो, कहा जाता है। अब ये होगा
अब हम स्वर पढ़ने जा रहे हैं। इतना तो समझ लिया हिंदी वर्णमाला में क्या क्या आते हैं। अब हम एक एक से पढ़ेंगे इनको, है ना। स्वर बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानी स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रहता है उसे स्वर कहते हैं, है ना। तो परिभाषा कैसे बनेगी इसकी? वे वर्ण जिनके उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता हो, यानी किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, है ना। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। ऐसे वर्ण ऐसे वर्ण जिनकी सहायता के लिए, जिनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्ण जिनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं ये? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। लिख दीजिए आगे। स्वर कहलाते हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण माने गए हैं, है ना। 12 स्वर, 2 अयोगा, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 स्पर्शी व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, है ना। थोड़ी 4 ऊष्मीय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में मुद्रण के आधार पर 55 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 52 तो यही है अपने, है ना। 3 इसमें जोड़ दिए अलग से। ये जो है अंग्रेजी वर्ण है, और ये अंग्रेजी वर्ण है। जैसे हम क्या कहते हैं? आगत या ग्रही स्वर बोलते हैं। ये आगत या ग्रही स्वर कहा जाता है। स्वर लिख लें। स्वरों में ये रह गए थे आपके, ये वाली लाइन लिखनी है आप लोगों को, है ना, यहाँ तक। फिर यहाँ से आगे, यहाँ से लिखना है हमको स्वरों के प्रकार। मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व या छोटे स्वर, ह्रस्व को हम छोटा भी बोलते हैं और दीर्घ को बड़ा बोलते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम से कम समय लगे, वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। और इनको हम, मैंने कल भी बताया था, इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं ना, मूल स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, वे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे। पहले यहाँ कम लग रहा है, कम समय, फिर यहाँ ज्यादा लग रहा है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। अब प्लुत स्वर आ गए नंबर 3। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता हो, पहले कम समय लगा, फिर ज्यादा समय लगा, और फिर इनमें बहुत ज्यादा या बहुत अधिक समय लगता हो। जैसे ओम, राम। कोई भी नाटक हो रहा तो नाटक में हम किसी को पुकारते हैं तो जब बढ़ा चढ़ा कर ही तो बोलते हैं हम। तो बहुत अधिक समय लगे, वो कौन से होते हैं? हमारे प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद हम लिखेंगे संयुक्त स्वर, है ना। क्या लिखेंगे? संयुक्त स्वर। जब दो स्वरों से मिलकर, संयुक्त स्वर कल भी बताया था मैंने, संयुक्त यानी किसी से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। जब दो स्वरों से मिलकर कोई स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए ऐ ओ औ, है ना। कल मैंने बना के भी बताए थे आप लोगों को। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कल भी समझाया था मैंने, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च भाग, यानी आगे का, बीच का और पीछे का भाग। बस इन्हीं के प्रकार, इन्हीं पर आधारित इनकी परिभाषा बन जाएगी। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, यानी जीभ के आगे का भाग काम करता है, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। इनमें ए, ई, ए, ऐ ये चारों आते हैं। अब मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर। जैसे इसमें खाली आ आता है ना, छोटा। अब तीसरा नंबर पश्च भाग, जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता हो, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ। ये भाग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये इंग्लिश वर्ड है ना। क्या है? इंग्लिश वर्ड। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, होठों की स्थिति के आधार पर, है ना। नंबर 1 अव्रतमुखी, नंबर 2 व्रतमुखी। व्रत तो आप सभी लोग जानते होंगे, गोल होता है ना। तो अव्रतमुखी, जिनके उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, जिनके उच्चारण के समय पर होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, वो तो होते हैं अव्रतमुखी। और व्रतमुखी, जिनके उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोल हो जाती है। अव्रतमुखी में अ, आ, ए, ई, ओ, ए, ऐ, आ, ए, ई, ए, ऐ, है ना। और व्रतमुखी में ओ, उ, ओ, औ, औ। आप बोल के भी चेक कर लेना, है ना। आपके मुंह की आकृति ऑटोमेटिक वैसी ही बन जाएगी। तो ये तो अपने अव्रतमुखी और व्रतमुखी हो गए, है ना, होठों की स्थिति के आधार पर। अब हवा, हवा के मुंह और नाक से निकलने के आधार पर, यानी कौन से शब्द वर्ण में हम जब बोलते समय हमारी नाक से हवा निकल रही है या मुंह से हवा निकल रही है, इस तरीके से हम इन्हें भी लिखेंगे। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक, अनुनासिक। निर्नुनासिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, तो उसे क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे अ, आ, ए, ई, ओ, उ, है ना। अनुनासिक, जिन शब्दों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती क्या, हवा, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जैसे अंग, आ, मतलब अंक की बिंदी, चंद्र बिंदु जहां भी आता है ये अनुनासिक में आते हैं, ठीक है। आगे, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। नंबर 1 विव्रत, नंबर 2 अर्धविव्रत, अर्धव्रत, नंबर 3 संव्रत, नंबर 4 अर्ध संव्रत, है ना। तो नंबर 1 विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे आ, बड़ा बोलते हैं ना अपन, आ, मुंह फाड़ के पूरा मुंह खुल जाता है ना। अब अर्धव्रत, अर्ध यानी आधा, व्रत यानी गोल, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। कितना खुला रहता है? आधा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्धव्रत। जैसे अ, छोटा, ए, औ, ओ, ऐसे बोलते हैं ना अपन,
तो आधा खुला रहता है। नंबर 3 समृद्ध, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई मुंह बंद हो जाता है ना अपना, थोड़ा सा मामूली सा खुला रहता है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। छोटी बड़ी ओ ऊ बोलते हैं ना अपन, ई उ ऊ, तो अपना मुंह बंद ही हो जाता है। नंबर 4 देखेंगे हम अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। कौन कौन से? ए और ओ, है ना। एक इधर देखिए मैंने नोट लगा के लिख दिया, घोष। कल पढ़ाया, अभी तक समझाया था मैंने कल तुम्हें। घोष का अर्थ होता है उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन। स्वर यंत्र में कंपन टाइप का, वाइब्रेट टाइप का होता है ना, वाइब्रेशन होता है अपने। आप सभी के मोबाइलों में तो होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। और सभी स्वर सघोष होते हैं, है ना। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यहां तक आपके स्वर कंप्लीट हुए, लगभग सभी के समझ में आ ही गया होगा। और नहीं भी समझ में आया हो तो मुझे बताएं क्या समझ में नहीं आया, मेरे यहाँ पर कमेंट भेजें, है ना। कल मैं फिर इसी समय पर अगली वीडियो के साथ फिर आऊंगा, जो कि अगला चैप्टर रहेगा। अभी वर्णमाला ही चल रही है, वर्णमाला में स्वर खत्म हो गए, हम व्यंजन पढ़ाएंगे कल, है ना। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो हमारी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो जाए तो शेयर भी कर देना।